हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है, कंबशन के बारे में पढ़ा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सो ऑन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी से, दैट इज आइसोमराइजेशन। तो एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जो अल्केन्स दिखा रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं अंडर द हेडिंग दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन इनफैक्ट ये जो आइसोमराइजेशन प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील होता है, और अल्केन्स में ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि अगर हम एक अल्कीन लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है एन ब्यूटेन। ये देखा गया है कि इस एन ब्यूटेन को अगर हम हीट करेंगे in the presence of anhydrous AlCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में, तो ये एन ब्यूटेन एक दूसरा आइसोमर बनाता है लाइक दैट। इस तरह से CH3 CH CH3 ये इसका दूसरा आइसोमर है। और हमें पता है कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो हम पहले देखेंगे क्या इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 C4 H3 + 2 5 एंड 5 दैट इज H10। अगर हम इसकी देखेंगे 1 2 3 4 C4 और यहाँ पर भी H10, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो दे आर आइसोमर्स। तो ये देखा गया है कि एन ब्यूटेन को हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये दूसरे आइसोमर में तब्दील होता है, एंड दैट आइसोमर इज कॉल्ड इन फैक्ट आइसोब्यूटेन। इस आइसोमर को आइसोब्यूटेन का नाम दिया गया है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक आइसोमर को हम दूसरे आइसोमर में तब्दील करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। सो व्हाट इज आइसोमराइजेशन? आइसोमराइजेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वन आइसोमर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग one isomer into another isomer is called isomerization. और अल्केन में देखा गया है इन अल्केन्स if n alkanes, n alkane का मतलब है नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन का मतलब है स्ट्रेट चेन अल्केन्स। if n alkanes are heated in the presence of anhydrous AlCl3 and हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, then we get branched chain अल्केन्स। तो वहां पे हमें ब्रांचेड चेन अल्केन्स मतलब उनके आइसोमर्स मिलते हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी है जो अल्केन्स दिखाते हैं।
तो इसकी एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, आप यहाँ तक अभी ये नोट कीजिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे देंगे इसकी। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट किया होगा ये। नाउ इसी तरह से एक और रिएक्शन है, दैट इज CH3 CH2 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 CH3 and in fact it is called N-hexane। ये एक अल्केन है, नॉर्मल अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन, जिसका नाम है N-hexane। अगर इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस के प्रेजेंस में, तो वहां पे ब्रांचेड चेन अल्केन्स बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन में है कितने कार्बन, 6, तो 5 हम बनाएंगे यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे जस्ट CH2 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3। तो ये N-हेक्सेन इसमें तब्दील होता है। अगर आप देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज C6H3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 एंड इट इज 14। जरा आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 C6H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप देखेंगे इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है C6H14। तो N-हेक्सेन ब्रांचेड चेन अल्कीन में तब्दील हुआ है, और ये भी क्या है, आइसोमेराइजेशन। और अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांचेड चेन, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती हैं पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे आर आइसोमर्स। तो यहाँ पर भी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील हुआ है। तो इसको हीट करने पे हमें ये आइसोमर मिल जाता है। और एक चीज है, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे एक और आइसोमर यहाँ पे बन सकता है इससे, कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन थे, हमने यहाँ पे 5 कार्बन बनाए और एक ब्रांच निकाला। इसी तरह से इस वक्त हम इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक H निकाल के यहाँ पे CH3 डालेंगे। अगर आप देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर सेम होगी, मतलब ये भी आइसोमर्स हैं। तो ये देखा गया है N-हेक्सेन को हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स दे गेट कन्वर्ट इनटू दिस आइसोमर एज वेल एज इनटू दिस आइसोमर। अगर आप इसका नाम देखेंगे, इट इज 1 2 2 मिथाइल पेंटेन, एंड अगर इसका नाम देखिए 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन। सिंपली N-हेक्सेन को हीट करने पर हमें इसके आइसोमर्स मिले हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर्स में तब्दील करते हैं, इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की। नाउ अब एक और जो रिएक्शन अल्केन्स दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तो यहां तक आप ये नोट कीजिए। अब हम एक और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6, यहाँ पे अब कितने आ गए हैं, 5। तो इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल पोजीशन 2 पे आया है, तो इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई है। एक और चीज अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलेंगे
आपको इससे समझ आएगा कि जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आया है इस तरह से, तो जब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आया है तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे अब CH3 है, तो इसका मतलब यहाँ से H निकला है फिर इस जगह गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आइसोमर बनाने के लिए या तो मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है या हाइड्राइड ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे, आइसोमेराइजेशन involves shifting of hydride group and methyl group in alkanes. इन अल्केन्स में जो ग्रुप्स शिफ्ट होते हैं दूसरा आइसोमर बनाने के लिए वो हाइड्राइड होता है और मिथाइल ग्रुप्स। नाउ अब एक और रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एक और रिएक्शन अल्केन्स दिखाते हैं, दैट इज एरोमेटाइजेशन। ये देखा गया है कि अगर हम एन अल्केन्स लेंगे, एन अल्केन्स फॉर एग्जांपल इस तरह से CH3 CH2 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 CH2, दैट इज एन हेक्सेन मैंने यहां पे लिया है, और वो अल्केन्स, वो एन अल्केन्स, वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स जिसमें कार्बन होंगे 6 या 10 तक, 6 से 10 तक। तो ये देखा गया है कि अगर इनको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट्स, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में तब्दील होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक दिस। और हमें पता है कि वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, इट इज बेंजीन। देखा गया है एन हेक्सेन को हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स वी गेट बेंजीन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एन अल्केन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में तब्दील होते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तो यहां पे मैं पहले डिफाइन करूंगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अल्केन्स into aromatic compounds in the presence of catalysts is called aromatization, that is called aromatization। इसी का नाम है एरोमेटाइजेशन। सो एरोमेटाइजेशन क्या है? एरोमेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एन अल्केन, एक स्ट्रेट चेन अल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड में तब्दील करते हैं। मगर ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन होगा इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 6 to 10। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा द एन अल्केन शुड contain 6 to 10 कार्बन एटम्स। और इस एन अल्केन में ये जो अल्केन आप लेंगे जिसको आप एरोमेटिक कंपाउंड में तब्दील करना चाहते हैं, इसमें यह 6 से 10 कार्बन तक होनी चाहिए, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। नाउ अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन एक्चुअली इसमें
ये रिएक्शन इसमें जो एन हेक्सेन हमने लिया है ये कैसे इस बेंजीन में तब्दील होता है। नाउ अब मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिखा होगा, डेफिनेशन आपने लिखी होगी। मैं ये अब रब करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 या वेनेडियम ऑक्साइड और V2O3 और मोलिब्डेनम MOO3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एलुमिना ALUMINE एलुमिना मीन्स Al2O3। जब हम एन हेक्सेन को, यहाँ पे एन हेक्सेन की ही हम बात करेंगे, जब हम एन हेक्सेन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स लाइक क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एलुमिना, व्हाट हैपेंस, देयर ऑकर्स डिहाइड्रोजिनेशन, वहां पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड साइक्लाइजेशन। एक तो साइक्लाइजेशन हुई है यहाँ पे, आखिर आप देखेंगे, मतलब क्लोज्ड चेन बनी है वहां पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है। देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। पहले आप समझो यहां पे ये एक हाइड्रोजन, अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6, यही एन हेक्सेन है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एज H2। जब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर तो यहां पे बन जाएगा CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल, वो आपस में जुड़कर बनाएंगे इस तरह से CH2। अब ये CH2, क्योंकि यहां पे एक H निकला है और यहां पे एक H, तो यहां पर भी क्या बचेगा फिर CH2, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं इन फैक्ट इट इज साइक्लोहेक्सेन, इट इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 CH2 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, हर जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, दैट मीन्स 3 टाइम्स H2, वो हो गए 6 हाइड्रोजन। तो जब 6 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, इस तरह से CH2, सॉरी क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पे CH, इसी तरह से यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, इसी तरह से CH और CH। क्योंकि एक एक हाइड्रोजन निकला है तो इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेगी, इसकी एक वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी, एक वैलेंसी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब क्या होगा, ये इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इसकी फ्री है, तो ये आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से ये कार्बन इसके साथ यहाँ पे H ही होगा, एक ही H, तो ये इसके साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और ये इसके साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से एन हेक्सेन में से यहां से अगर आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो जब हम एक साथ लिखेंगे इनको 6 और 2 दैट इज 8 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन। तो इस तरह से बेंजीन में तब्दील होगा। हम इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं -4 टाइम्स हाइड्रोजन। तो हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, जो मैं नीचे, आप इस तरह से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे अब इस एक्चुअल इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हमने एन हेक्सेन को हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स। वहां पे एक तो साइक्लाइजेशन हुई है, साइक्लाइजेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दैट इज
डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होने को डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, एंड वी गेट द एरोमेटिक कंपाउंड। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एन अल्केन get cyclized and dehydrogenated to form the aromatic compound. This process is called aromatization. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, और like this CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6. Now in the presence of these catalysts, ये कैटेलिस्ट है, हीट करके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पहले निकालेंगे H2, तो ये बन जाएगा इस तरह से CH2 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 इस तरह से। तो ये हुआ साइक्लोहेक्सेन। तो इससे फिर और हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, हर जगह से एक एक हाइड्रोजन, दैट इज 3 टाइम्स हाइड्रोजन। तो जब हर कहीं पे एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये तब्दील होगा फिर बेंजीन में, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। इस n-हेक्सेन को बेंजीन में तब्दील करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने निकाला है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ से। जब पहले 2 हाइड्रोजन निकले हैं तो ये साइक्लाइज्ड हुआ है, तो इस साइक्लाइज्ड कंपाउंड जो साइक्लोहेक्सेन है, इससे और 6 हाइड्रोजन निकलकर इसने बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है। इनफैक्ट मगर जनरली क्या होता है, ये एक्चुअली डायरेक्ट इसमें तब्दील होता है सीधे बेंजीन में, और ये हम अपने लिए याद रख सकते हैं कि इस तरह से अंदर हुआ होगा। हम मगर जनरली क्या दिखाएंगे, डायरेक्ट हम दिखाएंगे, इसको डायरेक्ट हम दिखा सकते हैं, इस बेंजीन में हम तब्दील कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। अब ये हमने n-हेक्सेन लिया था, अगर हम एक कार्बन आई मीन n-हेप्टेन लेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, हम वो मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां तक अभी ये नोट कीजिए, एरोमेटाइजेशन की ये रिएक्शंस, और इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखी होगी। तो एक और एग्जांपल हम इसकी देना चाहेंगे। नाउ एक और एग्जांपल यहां पे लिखिए। अगर मैं एक और इस तरह से, हमने हेक्सेन लिया था n-हेक्सेन, अब हम n-हेप्टेन लेंगे। तो n-हेप्टेन में 3 4 7, इट इज n-हेप्टेन। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से CH3। अगर आप देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। सो इट इज अगेन, यहाँ पे मैं लिखूंगा, इट इज अगेन n-हेप्टेन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट क्या थे, Cr2O3 या V2O3 और MOO3 सपोर्टेड ओवर अलुमिना Al2O3। हमने हीट किया है। इनफैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे होता है 773 केल्विन, और प्रेशर भी तकरीबन होता है 10 to 20 atm, इसके आसपास 10 to 20 atm प्रेशर। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है इससे हाइड्रोजन निकलेगा और इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस तरह से बन जाएगा ये CH3
क्योंकि जब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H2 बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा फिर CH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे CH2, फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे CH2 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 CH2, इस तरह से अगर आप देखेंगे सिंपली हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और इनको आपस में जोड़ा है यहाँ पे। देखिए आप, अब यहाँ से फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से? 6 हाइड्रोजन, दैट इज 3 टाइम्स H2, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बाहर क्या रहेगा? CH3, और इसका क्या नाम है? इट इज कॉल्ड टॉलिन या मीथाइल बेंजीन भी इसका नाम है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम एन हेप्टेन को ऐसे हीट करेंगे एट 773 केल्विन अंडर द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स, वी गेट द टॉलिन। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक और रिएक्शन मैं लिखना चाहूंगा ताकि कभी अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर ऑक्टेन, एन हेप्टेन हमने लिया है, अगर ऑक्टेन हम लेंगे एन ऑक्टेन, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पहले ये नोट कीजिए। नाउ और इस तरह से आपने देखा कि जब हम एन हेक्सेन लेते थे तो वहां पे बेंजीन हमें मिल जाता था। इसी तरह से जब हम इनफैक्ट एन हेप्टेन लेते थे तो वहां पे टॉलिन मिल जाता था। तो इसी तरह से अगर हम एन ऑक्टेन लेंगे तो मैं सी ऐसे लिखूंगा सिंपली, एन ऑक्टेन लाइक दिस, CH2 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 CH2, तो इसको CH2 यहाँ पे और यहाँ से CH3 CH2 CH3 इस तरह से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, so it is N octane under the presence of catalysts, that is Cr2O3 या MO2O3 या वेनेडियम पेंटोऑक्साइड V2O5, इनफैक्ट इट इज V2O5, मैंने V2O3 लिखा होगा, मुझे लग रहा है कि मैंने V2O3 लिखा है इससे पहले। V2O5 अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना या सपोर्टेड ओवर एलुमिना, टेम्परेचर है 773 केल्विन और प्रेशर है तकरीबन 10 to 20 ATM। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कार्बन जो है ये बाहर रहेंगे और ये दो आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन के रिमूव, जब ये हाइड्रोजन H2 गैस रिमूव होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये साइकिलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगी और उस साइकिलाइजेशन में से फिर हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं सीधे लिखूंगा कि इस तरह से बन जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड और ये दो कार्बन बाहर रहेंगे इस तरह से CH2 CH3 and it is called ethyl benzene। ये आप याद रखिए, इट इज कॉल्ड ethyl benzene। तो एन ऑक्टेन को अगर हम हीट करेंगे एट द प्रेजेंस ऑफ अंडर द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स एट 773 केल्विन एंड प्रेशर 10 to 20 ATM, वी गेट ethyl benzene। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि दो कार्बन बाहर थे तो ये दो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़े, मगर इस तरह से भी पॉसिबल है, यहाँ इस तरह से भी पॉसिबल है कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा और एक मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे आ जाएगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 हम रखेंगे, इसका CH3, यहाँ से CH2 फॉर एग्जाम्पल किसी और जगह देंगे, मगर जिस जगह हम दे रहे हैं वहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन होगा, ये आपको पता है। वो हाइड्रोजन
फिर इसके साथ CH2 के साथ मिलके CH3 वहाँ पे बनाएगा। तो इस तरह से ये भी पॉसिबल है, इस तरह का भी प्रोडक्ट वहाँ पे पॉसिबल है, या इस तरह से भी पॉसिबल है। एक तो CH3 यहाँ पे है और दूसरा CH3 पोजीशन 2 पे नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 पर आ सकता है, या इस तरह से भी पॉसिबल है, CH3 यहाँ पे, CH3 इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड है, चाहे इथाइल बेंजीन, इट इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इट इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी तरह से है 1,2,3, इट इज 1,2,3, इट इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन या 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो जब हम एन ऑक्टेन की एरोमेटाइजेशन करते हैं, वी गेट नंबर ऑफ आइसोमर्स, वी कैन गेट इथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और हमें पता है कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर आप इन को देखेंगे, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को, आप देखेंगे इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो ये एक और रिएक्शन थी अल्केन्स की, दैट इज एरोमेटाइजेशन। अब एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज पायरोलिसिस। नाउ सी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट किया होगा, आप फिर भी और आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि हमने कितने हाइड्रोजन अब निकाले हैं ये कंपाउंड बनाने के लिए। एक तो 2 यहाँ से निकाले थे, फिर डबल बॉन्ड इसमें पैदा करने के लिए हमने और हाइड्रोजन निकाले हैं। तो टोटल हाइड्रोजन हमने निकाले होंगे 4H2, 8 हाइड्रोजन हमने निकाले होंगे ये कंपाउंड बनाने के लिए। तो आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं -4 टाइम्स हाइड्रोजन। तो आप यहाँ अभी ये नोट कीजिए। हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज पायरोलिसिस। नाउ अब एक और रिएक्शन, दैट इज पायरोलिसिस। Pyrolysis. In fact, pyre means heat, lysis means to break. तो pyrolysis का मतलब है टू ब्रेक ए कंपाउंड विथ हीट। सिंपली तो डिफाइन करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड by heat is called pyrolysis. That's called pyrolysis. जब भी हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। जैसे कि मैंने कहा कि पायर मीन्स हीट, लिसिस मीन्स टू ब्रेक। सो व्हेनेवर अ कंपाउंड इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। मगर अगर हम अल्केन्स को ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम अल्केन्स की ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त पायरोलिसिस को ही एक और नाम हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेकिंग। तो याद रखेंगे, द पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स is called cracking. That is called cracking. Now, अब ये जो cracking है, क्योंकि हम अल्केन्स की ही बात कर रहे हैं, तो अल्केन्स को ही हमें ब्रेक करना है। तो ये देखा गया है कि अगर हम हायर अल्केन्स को हीट करेंगे, हायर अल्केन्स फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3, अगर हम इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर 773 केल्विन के आसपास, तो ये देखा गया है कि ये कंपाउंड जो है ये ब्रेक होता है लोअर अल्केन्स में या अल्कीन में, या और कहीं पे हाइड्रोजन भी बना सकता है ये।
तो इस रिएक्शन को पहले देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो अल्केन है इट इज प्रोपेन, तो इस प्रोपेन को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होता है कि यहां पे बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। देखिए आप, अब यहां पे किस किस्म के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, या तो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी वहां पे ब्रेक हो सकते हैं। यहाँ पे या तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इनफैक्ट ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, दिस पायरोलिसिस इट ऑकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मतलब आप समझो कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है अपनी तरफ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में भी दिखाऊंगा ये। तो अगर ये ब्रेक हुआ यहाँ पे CH3 CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लिया है और ये है CH3 इस तरह से। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो CH3 रेडिकल है ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, यहाँ से ये इसको एक हाइड्रोजन देगा एज H रेडिकल, या हम ऐसे कहेंगे CH3 यहाँ से H निकालेगा और बनाएगा यहाँ से CH4, तो बन गया एक CH4। तो यहाँ पे जब H यहाँ से निकला, यहाँ पे क्या बचा फिर CH2 रेडिकल, वो CH2 रेडिकल और ये CH2 रेडिकल आपस में जुड़कर बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से प्रोपेन के पायरोलिसिस या क्रैकिंग से हमें मीथेन भी मिल सकता है और ईथीन, मीथेन और यहां से ईथीन भी मिल सकता है। इस तरह से ब्रेकिंग होगी। नाउ एक और तरीका भी है, यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से भी ब्रेकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, CC बॉन्ड। अब एक और तरीका है जो मैं यहाँ नीचे दिखाऊंगा, इसी प्रोपेन को हम देखेंगे। अगर इस तरह से ब्रेकिंग हुई CH3CH, चूंकि H2 है मैं H बाहर थोड़ा नीचे दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए, इट इज CH3 अगेन। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा CH बॉन्ड। जब ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये H रेडिकल ये H रेडिकल आपस में जुड़कर बनाएंगे H2। तो जब ये H2 बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल आपस में जुड़कर बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब प्रोपीन। तो इसका ये मतलब है कि प्रोपेन के पायरोलिसिस से हमें मीथेन भी मिल सकता है, ईथीन भी मिल सकता है, हाइड्रोजन गैस भी मिल सकता है और प्रोपीन भी मिल सकता है। तो जब अल्केन्स की पायरोलिसिस होते हैं, ये लोअर अल्केन्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा बना सकते हैं। नाउ ये थी पायरोलिसिस ऑफ प्रोपेन। नाउ एक और हायर अल्केन की हम पायरोलिसिस करेंगे, दैट इज हेक्सेन। अगर हेक्सेन की पायरोलिसिस करेंगे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कि पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स occurs through free radical mechanism। ये आप याद रखेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होती है ये रिएक्शन। और इसमें जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये भी आप नोट कीजिए। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। नाउ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे।
इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, इट इज एन हेक्सेन हायर अल्केन। इसको जब हम हीट करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। टेम्परेचर तकरीबन 773 केल्विन के आसपास है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H और यहाँ से CHH। तो क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है C और H के दरमियान, यहाँ पर भी C और H के दरमियान, तो H और H निकलेगा एज H2 और यहाँ क्या बच जाएगा फिर CH3 CH2 CH2 फिर CH2 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH रहेगा फिर, क्योंकि जब यहाँ से एक H निकलेगा तो यहाँ पे CH रहेगा। 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे इस तरह से होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज हेक्सीन। तो ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है दैट इज CH बॉन्ड। अब एक और तरीका ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर वापस इट इज CH2 इट इज CH3। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये यहाँ से एक H बाहर निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा CH2 और इसके दरमियान, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैलेंसी फिर अनसेटिस्फाइड रहेगी, इसकी वैलेंसी, और ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला हाइड्रोजन इस CH2 के पास जाकर ये बनाएगा CH3 दैट इज एक तो ब्यूटीन बनेगा और इथेन, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाउ एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या ये एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा ये CH3 तो यहाँ पे मैं पहले दिखाऊंगा, ये CH3 रहेगा यहाँ पे, आप समझो एक यहाँ पे क्लीवेज होगा और दूसरा क्लीवेज यहाँ पे, तो ये बन जाएगा फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे में लिख रहा हूँ अभी, और ये रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 देखिए आप, क्योंकि सभी अभी वैलेंसी इनकी अनसेटिस्फाइड है, ये CH3 अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस वाले CH2 से हाइड्रोजन निकालेगा। ये यहाँ पे एक तो यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे एक CH2 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे, अब एक फ्री रेडिकल बना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये यहाँ से नहीं, इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा और ये बन जाएगा CH4। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CH रेडिकल बन जाएगा, CH रेडिकल, और वो आप उसमें बॉन्ड बना के इस तरह से बन जाएगा, दैट वुड बी CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। तो इस तरह के चांसेस हैं। अगर आप फिर देखेंगे कि मैंने इस तरह से कहा कि ये जो CH3 CH2 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 CH
2CH3। ये जो हायर अल्केन है, इस हायर अल्केन को हीट करने पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। या तो इस कार्बन और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है ये CH3 और CH2 बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, और ये CH2 अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और ये बनेगा ईथेन और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ से एक CH3 निकला, यहाँ पे एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब ये CH3 यहाँ से अलग हुआ है, ये CH2 चूंकि अलग हुए हैं, ये CH2 इस कार्बन से और ये CH2 इस कार्बन से आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ईथीन बनाएंगे। अब ये CH3 इस वाले सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के CH4 में तब्दील होगा और ये वाला पार्ट प्रोपीन बनाएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप ट्राई करके इसको देख सकते हैं। और इस रिएक्शन को, ये जो पायरोलिसिस है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये देखा गया है कि जो केरोसिन ऑयल है, इसमें एक अल्केन होता है, दैट इज डोडिकेन। that is dodecan C12H26। और अगर हम इसकी पायरोलिसिस करते हैं, इट ऑकर जनरली इन द प्रेजेंस निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम इनके प्रेजेंस में होती हैं। इनफैक्ट 923 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है जब इसकी पायरोलिसिस हम करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मिलता है हमें दैट इज C7H16 and C5H10. It is in fact heptane and it is pentene। ये इसमें तब्दील होता है। तो इसको डिकम्पोज करने पर इट इज डोडिकेन। तो डोडिकेन को हीट करने पर, पायरोलिसिस करने पर हमें ये एन हेप्टेन और पेंटीन में ये तब्दील होता है। एंड अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल, और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मगर इनमें ये आमतौर पे तब्दील होता है, दैट इज एन हेप्टेन एंड पेंटीन। तो जब हम डोडिकेन को इसमें तब्दील करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज प्रोडक्ट्स फॉर्म पेट्रोलियम गैस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग पेट्रोलियम गैस। तो इस तरह से हम केरोसिन ऑयल जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन मैं नहीं कहूँगा, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट डोडिकेन है, केरोसिन ऑयल को हम पेट्रोलियम गैस में तब्दील कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे हम केरोसिन ऑयल से पेट्रोलियम गैस बना सकते हैं बाय दिस पायरोलिसिस। तो ये एक और रिएक्शन है जो आप याद रखिए। तो लास्ट पे एक और रिएक्शन हम लिखेंगे, अभी आप ये नोट कीजिए यहाँ तक। तो लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ दीज अल्केन्स विथ स्टीम। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये आप टेम्परेचर याद रखिए, 973 है ये, इट इज़ 973। तो लास्ट रिएक्शन जो है दैट इज नाउ। अब हम एक और रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, दैट इज द पायरोलिसिस ऑफ डोडिकेन। और ये देखा गया है जो डोडिकेन है दैट इज C12H26 डोडिकेन। अगर हम इसको हीट करेंगे एट 973 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और PD कैटलिस्ट, तो ये डिकम्पोज होता है इन
C7H16 and C5H10. और भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, अदर प्रोडक्ट्स are also possible, and this is an heptane and ये है पेंटीन। तो दो डिकेन की पायरोलिसिस करने पे हमें एक तो एन हेप्टेन मिलता है और पेंटीन मिलता है, और ये जो दो डिकेन है इट इज प्रेजेंट इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो यही वजह है कि हम इस केरोसिन ऑयल को अगर हम हीट करेंगे, क्योंकि केरोसिन ऑयल में दो डिकेन प्रेजेंट होता है, तो इस दो डिकेन को हीट करने पे हम एन हेप्टेन या पेंटेन बना सकते हैं। और चूंकि ये दो डिकेन केरोसिन ऑयल में प्रेजेंट है, तो यही वजह है कि केरोसिन ऑयल को हीट करने पे हम पेट्रोलियम गैस या ऑयल गैस बनाते हैं, क्योंकि ऑयल गैस में ये वाले इस तरह के अल्केन्स होते हैं। क्योंकि केरोसिन ऑयल में दो डिकेन होता है, तो दो डिकेन को डिकम्पोज करने पे हमें पेट्रोलियम गैस या हम ऑयल गैस बनाते हैं इसी रिएक्शन से। और इस तरह से ये पायरोलिसिस हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। नाउ एक और रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ स्टीम। और ये जो अल्केन है दैट इज मीथेन। ये देखा गया है कि अगर आप मीथेन को रिएक्ट करवाओगे विथ वाटर in the presence of nickel catalyst, and जो देखा गया कि यहाँ पे एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और हाइड्रोजन गैस, इट इज 3 times H2 हाइड्रोजन गैस। तो मीथेन जब रिएक्ट करता है विथ स्टीम, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या हम इसको डाईहाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसी रिएक्शन से हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप याद रखेंगे अल्केन्स की, कि जब मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं विथ स्टीम, वी गेट दिस carbon monoxide and hydrogen gas. So this was all about the properties of alkanes. जो भी alkanes की chemical properties है वो हमने आज complete किए. So thank you dear students.